महाराष्ट्र में एनडीए जो है वो लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि एनडीए की बातों में लॉजिक आ जाएगा। इनके सेलिब्रेशंस आपको दिखाना चाहता हूं, ऊल जलूल लेवल के सेलिब्रेशंस यहां पर चल रहे हैं। सबसे पहले अजीत पवार की पार्टी के लोग जरा देखो, पहली खुशियां मनाई जा रही है यहां पे। अरे दीदी कितकली बाद में खेल लेना, ऐसे दीदी खुश हो रही है यहां पर जैसे कि मोदी जी स्वयं आए हो और अजीत पवार को सीएम का कैंडिडेट इन्होंने यहां पर अनाउंस कर दिया हो। इतनी ज्यादा खुशियां मनाई जा रही हैं। अब आपको दिखाना चाहता हूं जरा कि शिंदे की पार्टी किस तरीके से यहां पर सेलिब्रेट। कल के पोलुओं स्काई शॉट दिन में नहीं रात को जलाए जाते हैं। स्काई शॉट इसीलिए बनते हैं कि रात को उनको जलाया जाए और आसमान में काफी सारे स्काई वर्क्स देखने को मिले। अगर दिन में सेलिब्रेशन करनी थी, दिन में पटाखे जलाने थे तो बम जलाते ना यार। यहां पर स्काई रॉकेट्स जलाए जा रहे हैं, स्काई शॉट चलाए जा रहे हैं दिन के टाइम पर। किसको दिखाई दे रहे हैं? मोदी जी को दिखाई दे रहे हैं कि दिल्ली में से बैठ के लोग हैं जो होली आने से पहले होली मना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शिंदे के लोग हैं जो दिवाली जाने के बाद दिवाली मना रहे हैं। ये हिंदू हृदय सम्राट अभी तक ये कंफ्यूजन में है कि कौन सा त्योहार चल रहा है यहाँ पे, किसको मनाए हम। लेकिन यार देखने वाली बात यहाँ पर है कि भारतीय जनता पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री होने जा रही है और इस चीज का डेफिनेटली जो सेहरा है इस जीत का वो मोदी जी के सर ही बनने वाला है। लेकिन मोदी जी यहां पर सबसे बड़ा थैंक यू बोल रहे होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद कंफ्यूज होंगे कि वो मोदी जी को थैंक यू बोले या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को थैंक यू बोले। इसी के साथ जरा एक बार नंबर्स आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। जिस टाइम पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी 125 सीट्स पर आगे चल रही है। शिवसेना एकनाथ शिंदे की 56 सीट्स पर आगे चल रही है। एनसीपी अजीत पवार की 39 सीट्स पर आगे चल रहे हैं और इंडिया अलायंस की अगर बात करी जाए तो 53 सीट्स पर इस टाइम पर ये लोग आगे चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी 125 सीट्स, इतना बड़ा अनुमान तो यहाँ पर पर्पल प्रदीप ने भी नहीं लगाया होगा, मोदी जी ने भी नहीं सोचा होगा इतनी बड़ी जीत हो जाएगी। इसी के साथ एक ही चीज का यहाँ पर सिर्फ मलाल होगा मोदी जी को, और आपको दिखाना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर मोदी जी का फेवरेट चैनल आज तक, और अंजना ओम कश्यप भी इस पे बैठी हुई है। इसमें मोदी जी का ग्राफिक नहीं दिखाया जा रहा है, जीत के बावजूद भी यहाँ पर जेपी नड्डा को दिखाया जा रहा है। आखिरकार इस तरीके का जुल्म क्यों कर रहे हो तुम मोदी जी के ऊपर? इसी के साथ मोदी जी ने अडानी का करियर बचाया या फिर नहीं बचाया मुझे नहीं पता, लेकिन पर्पल प्रदीप का करियर पूरी तरीके से बचा लिया। पर्पल प्रदीप जो है इन्होंने मोदी जी को 405 सीटें दी थी लोकसभा इलेक्शन में। उसके बाद इन्होंने हरियाणा में कांग्रेस को जिताया था, दोनों बार इनकी पनौती लग गई। अब फाइनली जाके इनका यहां पर सही तरीके से तुक्का भिड़ा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। पर्पल प्रदीप ने कहा था कि महाराष्ट्र इलेक्शन में महायुति को 178 से 200 सीट्स मिलेंगी एंड वहीं कहीं ना कहीं नंबर ये आता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा प्रदीप अंकल की एक और प्रेडिक्शन आपको दिखाना चाहता हूं, झारखंड इलेक्शन। आई एम रियली सॉरी प्रदीप अंकल, आपको बार बार पर्पल प्रदीप कहकर आपके यहाँ पर टांग खींची। फाइनली आपने कुछ अच्छा काम यहाँ पर किया। झारखंड इलेक्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर और ये आंकड़े भी काफी सही होते हुए नजर आ रहे हैं। इस टाइम पर अगर फिर से आपको आंकड़े दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन के ऊपर, इंडिया अलायंस झारखंड में 51 सीट्स के ऊपर है, एनडीए 29 सीट्स के ऊपर है। मैं बात करूंगा यहाँ पर आगे चल के झारखंड के जोकर के बारे में और झारखंड के असली हीरो के बारे में, लेकिन पहले जरा महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में एक और आंकड़ा आपको दिखाना चाहता हूं, ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपकी स्क्रीन के ऊपर एजाज खान ये भी लड़ रहे थे ये सिलेक्शन, मुझे तो पता ही नहीं था। इनको 65 वोट यहां पर सिर्फ मिले हैं, सिर्फ 65 वोट। वैसे आपको बताना चाहता हूं एजाज खान के इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, लेकिन मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होने का फायदा क्या है? 65 वोट्स आपको मिले हैं यहाँ पर। अपने फॉलोअर तक नहीं आए वोट करने के लिए। फॉलोअर तो छोड़ो, मुझे लग रहा है इनकी फैमिली के लोग और इनके जो गुर्गे आसपास घूमते रहते हैं वो भी इनको वोट करने नहीं आए होंगे। और करो ये लफड़े। इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट इस टाइम पर क्या कह रहे हैं। वो इस इलेक्शन के रिजल्ट को मानने से तैयार नहीं है, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? इलेक्शन के रिजल्ट मानो या ना मानो, इलेक्शन का रिजल्ट तो वही रहेगा ना। इनके ऊपर सवाल खड़े करे जा रहे हैं और काफी सारे मेरे भी ऐसे सब्सक्राइबर्स होंगे जो ये कह रहे होंगे कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। मेरे हिसाब से यार ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी है लोगों के दिमाग में। लोगों के दिमाग को इस टाइम पर सेट किया जा चुका है, ईवीएम सेट करने की इनको जरूरत ही नहीं है। जहां पर इलेक्शन से 48 घंटे पहले करोड़ों रुपए बांटे जा रहे थे, उसके बावजूद भी किसी ने कुछ नहीं कहा, जनता ने इसके बारे में सवाल नहीं पूछा, तो डेफिनेटली गड़बड़ी ईवीएम में नहीं है, किसी और के ही चिप में है यहाँ पे। अब जब यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि एनडीए जीतने ही वाली है, आखिरकार चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा इस चीज के ऊपर एक सर फुटबॉल शुरू हो चुकी है। एकनाथ शिंदे की पार्टी ये कह रही है कि वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, दूसरी तरफ अजीत पवार की पार्टी से भी ये बात निकल कर आ चुकी है कि अजीत पवार को सीएम बनना चाहिए, और बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस तो कई सालों से बैठे हुए हैं, कहीं और सरकार बन जाती है तो ये वहां पर भी सीएम बनने पहुंच जाते हैं। शिंदे की इस भाषा से साफ साफ लग रहा है कि वो पूरी तरीके से डंके की चोट पे ये बात बोल रहे हैं कि मुझे ही दोबारा सीएम बनाओ, मैंने ही काम किया है, मेरे काम करने की वजह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की या फिर एनडीए प्लस की सीट्स आई हैं। लेकिन वही आपको बताना चाहता हूँ सोशल मीडिया पे और इस टाइम पर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये रूमर्स चल रहे हैं कि बीजेपी
बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे रखा जाएगा एंड देवेंद्र फडणवीस को ही यहाँ पर सीएम बनाया जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर एकनाथ शिंदे को हो सकता है डिप्टी सीएम भी इस बार ना बनाया जाए। आपकी स्क्रीन के ऊपर देवेंद्र फडणवीस का ट्वीट भी है जो 12:30 बजे उन्होंने किया, जिस टाइम पर ये डिबेट छिड़ गई थी एकदम से कि सीएम कौन बनेगा। एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है, यानी कि एक तरफ से एक इशारा किया जा रहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और मोदी जी ही सर्वप्रिय सर्वश्रेष्ठ है, जो वो डिसाइड करेंगे वही यहाँ पर डिसीजन होगा। ज्यादा नानुकुर करने की कोशिश मत करना कोई। अब ये चीज देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी का पेच यही फंसा था। बीजेपी शिवसेना के साथ मिलकर 2019 में जीत तो गई थी इलेक्शन, लेकिन उसके बाद शिवसेना इस बात पे अटक गई थी कि उनका सीएम होना चाहिए और बीजेपी इस बात को मान नहीं रही थी। अल्टीमेटली क्या हुआ, शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, यहाँ पर उद्धव ठाकरे सीएम बने। कहीं ऐसा ना हो इस बार भी सेम सिचुएशन देखने को मिले। अगर सेम सिचुएशन देखने को मिलेगी तो सबसे बड़ी लात जो है वो देवेंद्र फडणवीस को पड़ने वाली है यहाँ पर दोबारा। अब जैसे मैंने बताया कि एक तरफ जीत का माहौल है और सर फुटबॉल भी यहाँ पर होने वाली है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक इंट्रोस्पेक्शन करने की सख्त जरूरत है। और इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए सबसे पहले चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि आखिरकार क्या हुआ है ग्राउंड रियलिटी पे। सबसे पहले कांग्रेस को ये बात समझनी चाहिए कि आखिरकार क्या वर्क किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए या फिर एनडीए के लिए, क्या चीज वर्क करी इस इलेक्शन में। तो अगर मेरे हिसाब से बात करी जाए तो सबसे मेजर चीज, और सोशल मीडिया पे भी इस चीज का काफी चर्चा है, लाड़की बहन योजना जो चलाई गई और इसके बारे में काफी इसको पब्लिसाइज भी किया गया, वो एंड टाइम पर जाके बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए काफी ज्यादा कारगर साबित हुई। उसके बारे में काफी सारी मजाक तो बनाई जा रही थी, कभी नाम को लेकर के, कभी किसी चीज को लेकर के, लेकिन मेरे हिसाब से कांग्रेस को उसको असेस करने में पूरी तरीके से यहां पर गलती हुई। लाड़की बहन योजना का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ है पूरे इलेक्शन के ऊपर एंड इसकी वजह से एक वोट शिफ्ट भी देखने को मिला। इनफैक्ट जितने भी न्यूज चैनल्स में देख रहा हूं सब पे मैं देख रहा हूं कि महिलाओं ने भर भर के यहां पर भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को वोट किया है एंड इसका रीजन क्या हो सकता है? डेफिनेटली लाड़की बहन योजना और कुछ भी नहीं। दूसरा रीजन यहां पर है आरएसएस का प्रोएक्टिव होना। आरएसएस जैसी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसका यहां पर हेडक्वार्टर ही महाराष्ट्र के अंदर है, वो डेफिनेटली इस इलेक्शन में जान झोंकने वाली थी और मुझे लगता है कि ये भी चीज कांग्रेस ने ठीक तरीके से असेस नहीं करी। कांग्रेस इस बात का नैरेटिव तो यहां पर फैलाती रही सारे में, खासतौर से सोशल मीडिया पे, कि आरएसएस और मोदी जी के बीच में एक यहां पर मनमुटाव चल रहा है, लेकिन एक्चुअली में आरएसएस प्रोएक्टिव था एंड उसी का रिजल्ट भी कहीं ना कहीं है। तीसरी चीज मुझे यहां पर लगता है, और ये एक उद्धव ठाकरे की बहुत बड़ी हार भी है, कि उद्धव ठाकरे जो बार बार कह रहे थे गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र की जो डिबेट चलाने की कोशिश कर रहे थे, बीजेपी ने उस डिबेट के नैरेटिव को बहुत सही तरीके से हैंडल किया। अगर ये डिबेट सही तरीके से चल जाती, गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र हो जाता, तो डेफिनेटली महाराष्ट्र के लोग एक तरफा वोटिंग यहां पर करते। भारतीय जनता पार्टी ने एड्रेस भी किया इस चीज को टाइमली और भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को सही तरीके से काउंटर भी किया और वो उनके पक्ष में काफी अच्छे तरीके से गया। इसके अलावा एक है तो सेफ है या फिर बटेंगे तो कटेंगे, दोनों एक तरीके से देखी जाए तो सेम ही चीज है। ये काफी अच्छे तरीके से काम करके गई है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए। मोदी जी ने काफी अग्रेसिवली एक है तो सेफ है वाला नारा वहां पर जाके दिया और इसको लेकर के काफी अग्रेसिव उन्होंने कैंपेनिंग भी करी एंड उसी को लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। वहां पे लोगों ने इसके टी शर्ट्स पहन पहन के घूमे। एक है तो सेफ है वाला नारा महाराष्ट्र में अगर मैं देखूं तो पूरी तरीके से काम करके गए। वहीं पर दूसरी तरफ अगर बात करी जाए कि कांग्रेस कहां पर पीछे रह गई, किस जगह पर कांग्रेस से गलती हो गई कि ये इलेक्शन जो पूरा मोमेंटम बना था लोकसभा चुनाव 2024 में, उस मोमेंटम को लूज करके कांग्रेस इतने बुरे पायदान पे आकर के गिर चुकी है। करारा तमाचा इनफैक्ट मैं बोलना चाहूंगा इसको। सबसे पहली चीज, जो टॉप लीडर्स थे, चाहे कांग्रेस के टॉप लीडर्स हो, शिवसेना उद्धव ठाकरे के टॉप लीडर्स हो या फिर शरद पवार के टॉप लीडर्स हो, कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे थे। जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुआ था, इन टॉप लीडर्स को कैंपेन स्टार्ट कर देना चाहिए था, मोमेंटम को वहीं पर गेन करके रखते और डेफिनेटली इनके तरफ ही ये वाली बाजी जाती, लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ा गैप दे दिया एंड उसकी वजह से सारा मोमेंटम भी यहां पर टूट गया। लीडरशिप एग्रेसिव नजर नहीं आ रही थी, कोई एग्रेसिव स्लोगन नहीं दे रही थी, ठंडी ठंडी बातें यहां पर चल रही थी एंड जब लीडरशिप ही यहां पर ठंडी हो तो वर्कर्स के अंदर क्या जान होगी। उसके अलावा एक बहुत बड़ी हार इसलिए भी यहां पर इंडिया अलायंस की हुई क्योंकि सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे नैरेटिव सेट कर लिए, लेकिन टाइमली सीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। टाइमली, जैसे मैं कह रहा हूं कि जब मोमेंटम बना हुआ था तभी सीट डिस्ट्रीब्यूशन करते, तभी अंडरस्टैंडिंग बनाते और धड़ल्ले से कैंपेनिंग करते। भारतीय जनता पार्टी की कोई स्टैंडिंग नहीं रहती इनके सामने, लेकिन टाइमली कुछ भी नहीं किया गया, टाइमली बाहर ही नहीं आए, तो बाकी चीजें टाइमली कहां से होती। तीसरा मेरे हिसाब से कांग्रेस के हारने का रीजन है, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि अंडर एस्टिमेट कर लेना। कांग्रेस ने इस चीज को सही तरीके से असेस ही नहीं किया कि आखिरकार क्या पॉलिसीज हैं और उनका वहां की जनता के ऊपर क्या बेनिफिट उनको मिल रहा है। इसकी असेसमेंट में कांग्रेस से एक बहुत बड़ी गलती हुई और ये एक बहुत बड़ा रीजन है
कि यहां पर कांग्रेस 20-22 सीटों पे आके लटक गई है। इसके अलावा टू मच डिपेंडेंस ऑन कांग्रेस आईटी सेल। कांग्रेस आईटी सेल बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा नैरेटिव भी सेट करता है, लेकिन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की यहां पर यह गलती है कि कांग्रेस आईटी सेल को टू सीरियसली ये लोग ले लेते हैं। ऐसा इन लोगों को लगता है कि जैसे आईटी सेल जो बोल रहा है वही सच्चाई है। ग्राउंड रियलिटी और आईटी सेल के नैरेटिव्स में जमीन आसमान के फर्क होते हैं। आईटी सेल का नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आईटी सेल जो बोल रहा है वही ग्राउंड रियलिटी है। ग्राउंड रियलिटी कई बार अलग भी होती है और इन चीजों को भी असेस करना सही टाइम से बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा आखिरी रीजन मेरे हिसाब से कांग्रेस के हारने का यहां पर यह था कि टू मच फोकस ऑन वायनाड। प्रियंका गांधी वायनाड से इलेक्शन लड़ रही थी, वायनाड में भी साथ में इलेक्शन होने वाला था और वहां पर कांग्रेस ने इतनी जान झोंक दी जिसकी वजह से वो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री वहां पर तो कर ही रहे, लेकिन उसके चक्कर में महाराष्ट्र के ऊपर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया। एंड के दिनों पे भी मैं देख रहा था कि राहुल गांधी वायनाड में थे और वहां से उनकी काफी सारी वीडियोस वायरल हो रही थी। इनफैक्ट वो जिप लाइनिंग भी कर रहे थे, वहां पर इवेंट्स क्रिएट करे जा रहे थे, लेकिन ऐसा कोई बड़ा मेजर इवेंट महाराष्ट्र में क्रिएट करके उसको पब्लिसाइज ही नहीं करा गया। मतलब उस चीज को इंपॉर्टेंटली ले ही नहीं रहे थे शायद ये लोग। इनफैक्ट असली बटेंगे तो कटेंगे यहां पर कांग्रेस या फिर इंडिया अलायंस में चल रहा था। जिस टाइम पर इनकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई थी या फिर हो भी गई थी तो कांग्रेस के बहुत सारे आईटी सेल के लोग हैं, मैं देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि वो शिवसेना को भर भर के गालियां दे रहे थे या फिर शिवसेना को क्रिटिसाइज कर रहे थे लगातार। शिवसेना के जो लोग हैं वो कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहे थे। मतलब इलेक्शन से पहले ही जिस टाइम पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उस टाइम पर ही एक दूसरे के अगेंस्ट ये लोग बातें करना शुरू कर चुके थे। इसी के साथ एक बार बात करना चाहता हूं बटेंगे तो कटेंगे के बारे में। बटेंगे तो कटेंगे को आप एक तरीके से कह सकते हो कि ये सक्सेसफुल हुआ, लेकिन हर जगह पर सक्सेसफुल नहीं हुआ। एक तरफ महाराष्ट्र में ये बटेंगे तो कटेंगे या फिर एक है तो सेफ है, काफी अच्छे तरीके से इसने परफॉर्म किया। दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूंगा उत्तर प्रदेश में जो बाई पोल्स हुए थे उसमें भी बटेंगे तो कटेंगे का काफी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला है। बीजेपी प्लस की यहाँ पर 6 सीट्स आपको नजर आ रही होंगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ झारखंड में ये बटेंगे तो कटेंगे या फिर एक है तो सेफ है या फिर मोदी जी की जितनी भी बड़ी बड़ी बातें थी, इन्फिल्ट्रेशन की बातें यहाँ पर करी जा रही थी, वो पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है। इनफैक्ट झारखंड की एक बार बात करना चाहता हूं एंड सबसे पहले झारखंड के जोकर हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि अपनी स्टेट को छोड़ करके झारखंड में आकर के बैठ गए थे। एंड मुझे लग रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन का जो पूरा मुद्दा है वो इन्हीं के दिमाग की उपज थी। पूरी तरीके से इस टाइम पर जोकर बन चुके हैं, कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। 50 से ज्यादा सीटें इंडिया अलायंस को यहां पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि अभी पूरे रिजल्ट्स नहीं आए, अभी पूरे नंबर्स नहीं है, इसमें भी फेरबदल हो सकता है कभी भी कुछ भी, लेकिन फिर भी काफी हद तक ये नंबर्स जो है हमारे को क्लैरिटी दे रहे हैं झारखंड में क्या होने जा रहा है। एंड इसी के साथ बात करना चाहता हूं झारखंड के रियल हीरो हेमंत सोरेन के बारे में। यहाँ पर हेमंत सोरेन को अलग अलग केसेस में फंसाकर किस तरीके से बीजेपी ने जेल में डाल दिया था। लिटरली हेमंत सोरेन थोड़े दिन पहले जेल से बाहर आए, उसके बाद उनकी पार्टी को तोड़ लिया गया। हेमंत सोरेन के अपने भाई को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी वाले ले गए और ये दिखाया कि हेमंत सोरेन की पार्टी तो तितर-बितर हो चुकी है। इसके बावजूद भी अगर जेएमएम की इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस यहां पर है तो मुझे लगता है कि ये काफी हिस्टोरिक है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले काफी टाइम से कोई भी अपोजिशन की पार्टी अगर किसी स्टेट में होती है तो वो उसको रिटेन नहीं कर पाती है। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में थी कांग्रेस, राजस्थान में कांग्रेस थी, दोनों ही जगह वो लोग रिटेन नहीं कर पाए। आम आदमी पार्टी और टीएमसी को अगर मैं यहाँ पर छोड़ दूं तो कोई भी गवर्नमेंट अपने आप को रिटेन कर ही नहीं पा रही थी भारतीय जनता पार्टी के सामने। यहाँ पर जेएमएम तीसरी ऐसी पार्टी है आम आदमी पार्टी और टीएमसी के बाद जिसने यहाँ पर अपनी पावर को रिटेन किया है। एंड मोदी जी के इतने सारे टॉर्चर के बाद भी पावर को रिटेन किया गया है। पूरी लीडरशिप झारखंड में भी सही तरीके से लगी पड़ी थी, लेकिन फिर भी जेएमएम ने काफी स्ट्रांगली इलेक्शन को लड़ा है। अपनी पार्टी के बड़े नेता इनके छोड़कर चले गए, उसके बावजूद भी अपना कॉन्फिडेंस इन लोगों ने लूज नहीं करा, सही तरीके से इलेक्शन लड़ा एंड उस तरीके से इलेक्शन लड़ने का ये रिजल्ट आज हमें को देखने को मिल रहा है। अब इससे आने वाले टाइम में राजनीति के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आने वाले कुछ ही दिनों में हाउस जो है दोबारा शुरू होने वाला है, वहां पर राहुल गांधी की इंपॉर्टेंस डेफिनेटली काफी ज्यादा कम होगी। राहुल गांधी की लीडरशिप के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस उठेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद लिखना या फिर राहुल गांधी का अंतसमर्थन करना, मेरे को लगता है ये भी ठीक नहीं है। ये ठीक वैसे जैसे कि मोदी जी के अंधभक्त होते हैं, किसी का अंध समर्थन नहीं करना चाहिए, अंधभक्त नहीं बनना चाहिए किसी का। अगर आपका नेता कोई अच्छी बात बोलता है तो उसको डेफिनेटली सपोर्ट करो, अगर आपका नेता कुछ गलत बात बोलता है तो उसको क्रिटिसाइज करना भी बहुत जरूरी है, उसको ही ठीक करने के लिए, जिससे कि वो नेता दोबारा आगे बढ़े। इसके साथ कांग्रेस को अपने इस डिसीजन के ऊपर कि हर जगह वो मेन पार्टी की तरीके से रहेगी, उस पर भी काम करना चाहिए। जहां पर जेएमएम मेन पार्टी की तरीके से लड़ रही थी वहां पर इंडिया अलायंस को डेफिनेटली बहुत फायदा मिला है, लेकिन जहां पर कांग्रेस अपने आप को मेन पार्टी दिखा करके इलेक्शन लड़ रही थी वहां पर पूरा इंडिया अलायंस जो है धराशायी इस टाइम पर हो चुका है। इस बात के ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करने की बहुत जरूरत है। टारगेट होना चाहिए इस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी और उनके तानाशाही तरीकों को हटाना, पूरी तरीके से उनको
उनको हराना पूरी तरीके से, ना कि अपने पॉलिटिकल करियर को चमकाना। अपने पॉलिटिकल करियर को कुछ सालों के लिए ये अगर नेता साइड में रख देंगे ना, तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी की ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। अभी के इस वीडियो में सिर्फ इतना है। अब आपको क्या लगता है कि इंडिया अलायंस महाराष्ट्र में क्यों हारा, वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की झारखंड में जीत क्यों हुई? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।